हेलो फ्रेंड्स, मैं तेज नारायण सिंह तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आधुनिक भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक अस्थाई बंदोबस्त पर चर्चा करूंगा। पूरे वीडियो तक आप मेरे साथ बने रहें। बहुत बारीकी से मैं इस पूरे अस्थाई बंदोबस्त के हर पहलू का विवेचन प्रस्तुत करूंगा। और पसंद आने पर लाइक करना नहीं भूलें और मेरे चैनल को अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सत्ता को स्थापित कर लेती है तो उसके पश्चात कई प्रकार के राजस्व बंदोबस्त भारत में लागू किए जाते हैं। उन्हीं में से एक था आपको अस्थाई बंदोबस्त। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त था क्या। तो यह एक भू राजस्व प्रणाली थी जो कि कॉर्नवालिस के द्वारा 1790 ईस्वी में प्रारंभ की गई। तो अस्थाई बंदोबस्त इसका नाम इसलिए दिया गया कि इस बंदोबस्त का अस्थायी रूप से स्वीकार किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। परंतु जो अस्थायी बंदोबस्त था उसके पृष्ठभूमि को हमें पहले समझ लेना चाहिए, अस्थायी बंदोबस्त को समझने से पहले। तो दोस्तों, उस समय चूँकि ब्रिटिश कंपनी भारत में अभी अपनी पैर जमा रही थी, तो अपने आप को अधिक अस्थायित्व प्रदान करने के लिए उनको एक ऐसी राजस्व प्रणाली की आवश्यकता थी जिससे कि निश्चित मात्रा में राजस्व हमेशा प्राप्त होता रहे। और इसी को ध्यान में रख करके अस्थाई बंदोबस्त की परिकल्पना की गई थी। और जो अस्थाई बंदोबस्त था दोस्तों, तो सबसे पहले इस पर विवाद ये था कि अस्थाई बंदोबस्त को लागू क्यों किया जाए। अर्थात ये बंदोबस्त अगर हो तो किसके साथ हो। बहु राजस्व को वसूल करने का जो हम ब्रिटिश कंपनी किसके साथ एग्रीमेंट करे, किसके साथ समझौता करे। तो सबसे पहले इस पर विवाद हुआ। और इसमें विवाद में या यूँ कहे कि निर्णय लेने वाले लोगों में मुख्य रूप से जो शामिल लोग थे उनमें 3 लोग थे। एक तो स्वयं ब्रिटिश गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था, और जॉन शोर जो कि भू राजस्व बोर्ड का उसमें अध्यक्ष हुआ करता था, और एक थे आपको जेम्स ग्रांट जो कि क्लर्क थे। तो इन तीनों में ही विवाद था कि जो बंदोबस्त है वह किससे किया जाए, किसानों से किया जाए, जमींदारों से किया जाए। दोनों में से किसके साथ बंदोबस्त किया जाए। बंदोबस्त क्या था? एग्रीमेंट। अर्थात भू राजस्व जो देगा निश्चित रूप से हर वर्ष प्रतिवर्ष, वह कौन देगा, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जॉन शोर का स्पष्ट रूप से मानना था कि जमींदार ही भूमि के स्वामी हैं। इस स्थिति में भूमि राजस्व प्रदान करने के लिए बंदोबस्त जो है वह जमींदारों के साथ की जानी चाहिए। और देखने वाली बात यह भी है कि कॉर्नवालिस स्वयं जमींदार था, वो स्वयं जमींदार का बेटा भी था, उसका बाप भी जमींदार था। वैसे में उसका झुकाव भी था जमींदारों के प्रति। वह भी यही चाहता था कि भूमि जमींदारों की है और इसीलिए राजस्व का जो बंदोबस्त हो, एग्रीमेंट हो, वह जमींदारों के साथ किया जाए। परंतु जेम्स ग्रांट ठीक इसके विपरीत वह चाहता था कि नहीं, समस्त भूमि सरकार की है। वैसे में सरकार जब चाहे किसी भी जमींदार को निकाल सकती है, हटा सकती है और किसी को भी हस्तांतरित कर सकती है। और अंततः 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा इस बंदोबस्त को लागू कर दिया गया। कौन सा बंदोबस्त? तो जिसे हम अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। और 1790 ईस्वी में यह लागू हुआ और ठीक 3 वर्ष बाद 1793 ईस्वी में इसे अस्थाई कर दिया गया। तो अब हम यह समझते हैं कि यह किन किन क्षेत्रों में लागू था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उस समय का बनारस डिवीज़न जिसमें गाजीपुर भी शामिल था, और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में था। और अगर समस्त भारत की हम बात करें तो समस्त भारत के जितने क्षेत्रों पे ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो चुकी थी, जितने क्षेत्रों पे ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उन क्षेत्रों का 19% हिस्सा अर्थात 19% भाग पर यह अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। अच्छा, अब हम यह समझते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त को जो लागू किया गया तो इसके कारण क्या थे इसको लागू करने के। तो पहला कारण यह माना जाता है चूँकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने के लिए निश्चित आमदनी चाहिए थी, उसके लिए अस्थाई बंदोबस्त किया गया, पहली बात। दूसरी बात कि ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, कंपनी जो थी, वह चाहती थी कि अगर हम इस प्रकार का बंदोबस्त जमींदारों से कर लेते हैं, भू राजस्व का बंदोबस्त, तो ऐसे में भू राजस्व को संभालने के लिए, भू राजस्व को वसूली के लिए एक बड़े विभाग की जो स्थापना करनी पड़ेगी, कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ेगा, उनके वेतन देने पड़ेंगे, पेंशन भत्ता देना पड़ेगा। उन सारी चीज़ों से प्रशासनिक जिम्मेवारियों से एक प्रकार से छुट्टी मिल जाएगा। ये दूसरा दृष्टिकोण सा
था। और तीसरा जो दृष्टिकोण था या तीसरा जो कारण था अस्थाई बंदोबस्त को भारत में लागू करने का कॉर्नवालिस का, तो बहुत सारे इतिहासकार यह मानते हैं कि कॉर्नवालिस चाहता था कि एक ऐसे वर्ग की उत्पत्ति हो जाए, एक ऐसे वर्ग को खड़ा कर दिया जाए जिस वर्ग का हित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलता हो, अर्थात एक बफर स्टेट या ये कहें कि एक बफर जोन की स्थापना के रूप में भी इसे देखा जाता है। अर्थात जमींदारों का एक ऐसा वर्ग खड़ा हुआ जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाए रखने के लिए भी कालांतर में प्रयास किए। इसका उदाहरण आप 1857 ईस्वी के क्रांति में देख सकते हैं, जब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सैनिक विद्रोह हुए, किसानों का विद्रोह हुआ या कुछ कुछ जमींदारों का विद्रोह था, परंतु बहुत अधिकांशतः मैक्सिमम जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उन लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सहयोग की और जिसका परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 ईस्वी के क्रांति को दबाने में सफल रही। और जो चौथा कारण माना जाता है दोस्तों, कॉर्नवालिस स्वयं यह मानता था कि जब अस्थाई बंदोबस्त किया जाएगा तो वैसे में कृषि का विकास होगा, कृषि में निवेश होगा। चूँकि अस्थाई बंदोबस्त का एक बड़ा पहलू यह भी था कि भूमि जो है वह बिक्री योग्य कर दी गई, हस्तांतरणीय कर दी गई, जमींदारों को उस पर अधिकार दे दिया गया। तो ऐसे में कॉर्नवालिस यह मानता था कि भूमि जब बिक्री के योग्य होगी तो वैसे में एक प्रकार से खेती में, किसानी में या ये कहे कि कृषि में एक विकास होगा, एक डेवलपमेंट होगा, उत्पादन बढ़ेगा, एक निवेश बढ़ेगा, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा दोस्तों, अब अस्थाई बंदोबस्त के और कुछ जो पहलू हैं उसे भी हम समझ लेते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त जो किया गया वह जमींदारों के साथ किया गया, पहली बात। दूसरी बात कि भू राजस्व की जो दर निर्धारित की गई थी उसमें 10/11 भाग कंपनी को मिलना था, जबकि 1/11 भाग जमींदारों को मिलना था। मतलब यह हुआ कि अगर 11 किलो अनाज भू राजस्व के रूप में इकट्ठा होता है तो उसका 10 किलो भाग कंपनी को जाना था और 1 किलो जमींदार को मिलना था। अच्छा, उसके बाद 1793 ईस्वी में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक रेगुलेशन लाया गया जिसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई किसान, कोई रैयत अपने भूमि का भू राजस्व निर्धारित समय पर नहीं प्रदान करता है तो वैसे में उसके अचल संपत्ति को नीलाम किया जा सकता है। और इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ा, दूरगामी परिणाम हुआ कि बहुत से जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण के अस्त्र के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ। तीसरी जो पहलू है दोस्तों इसका, वह 1794 ईस्वी का सनसेट लॉ है। अर्थात 1794 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या कहें उस समय कॉर्नवालिस के द्वारा यह नियम लाया गया कि जो जमींदार एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त तक मतलब सूर्य के डूबने तक अगर भू राजस्व की राशि नहीं प्रदान कर देते हैं, कंपनी में नहीं जमा करा पाते हैं, तो वैसे में उनकी जो ज़मीन है, उनका जो भूमि है, वह क्या कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। और इसका भी दूरगामी परिणाम आगे दिखाई पड़ता है। और मतलब यह हुआ कि ये तो मोटी मोटी बातें हो गई अस्थाई बंदोबस्त के विभिन्न पहलुओं की। अब जब हम समग्र रूप से देखें, इसके परिणाम पर चर्चा करें, तो अस्थाई बंदोबस्त जो किया गया था उसका जो सारा का सारा दृष्टिकोण था या लक्ष्य था मैक्सिमम विफल हो गया। क्यों? क्योंकि भूमि का विखंडन खूब हुआ। चूँकि भूमि को बिक्री जो कर दिया गया, हस्तांतरण जो कर दिया गया, वैसे में अनामी संपत्तिधारियों की संख्या बढ़ी। मतलब ये कहें कि अनुपस्थित भू स्वामित्व बढ़ा। अर्थात कोई व्यक्ति, कोई बनिया, कोई व्यापारी, कोई वाणिज्य करने वाला कहीं रहता था देश के किसी कोने में और वह पैसा लगा देता था, ज़मीन को खरीद लेता था। अर्थात एक प्रकार से अनुपस्थित भू स्वामित्व बढ़ा, भूमि विखंडन बढ़ा, चूँकि जनसंख्या भी बढ़ी। और उसके बाद व्यापक पैमाने पे किसानों का शोषण हुआ। चूँकि 1793 ईस्वी का जब रेगुलेशन आया कि उनकी अचल संपत्ति को नीलाम कर लिया जाएगा यदि वो भू राजस्व नहीं प्रदान करते हैं, तो वैसे में खूब शोषण हुआ। और यही नहीं, जो सामूहिक संपत्ति थी, जो सामुदायिक संपत्ति थी, जैसे कि चारागाह, नदी, तालाब, वन, उन सारे क्षेत्रों पे जो कि पहले ग्रामीणों का, पहले सामुदायिक रूप में सभी का एक प्रकार से नियंत्रण होता था, लोग उसका उपयोग करते थे चारागाह के लिए, अपने पशुओं को चराने के लिए या जंगल से लकड़ी काटने के लिए। उन सारे क्षेत्रों पे जो सामुदायिक थे, सामूहिक थे, उन सब पे जमींदारों का कब्जा हो गया। और इस तरह से जमींदारों का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव किसानों पे, रैयतों पे, आम लोगों पे बढ़ गया। अब उनके अधीन रहने के लिए ये सारे लोग विवश होते चले गए। और एक और बात है, जिस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था भू अस्थाई बंदोबस्त का, वह कैसे फेलियर हुआ उसे भी समझिए। तो
जमींदारों के बीच में, और चूंकि बिचौलिया नहीं था कोई, एक जमींदार और एक किसान, लेकिन जब अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ हुआ तो कालांतर में धीरे धीरे 20 से लेकर 40 जमींदार आपको दिखाई पड़ते हैं। यहाँ तक कि बंगाल के जो बारिशाल क्षेत्र था वहाँ जमींदारी का 20 से 40 स्तर दिखाई पड़ता है, और कालांतर में कंपनी के द्वारा उसको मान्यता भी प्रदान कर दी गई। और यही नहीं, जब जो जमींदार जिन जमीनों की भू राजस्व की राशि अधिक हुआ करते थे उन क्षेत्रों के नीलाम कराने में खुद आगे हुआ करते थे। जैसे कि आप वर्धमान के जमींदार को भी ले सकते हैं। जो मतलब यह हुआ कि जिस भूमि का लगान अधिक था उस भूमि का नीलामी खुद जमींदार कराते थे, जिससे कि वे या तो वन क्षेत्र को खरीद सके या कम भू राजस्व प्रदान वाले करने वाले क्षेत्रों को खरीद सके। इस प्रकार से अस्थाई बंदोबस्त का समग्र परिणाम दिखाई पड़ता है। धन्यवाद।